सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स का थर्ड लेक्चर एंड देखेंगे कि और किस तरीके की जर्नल एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चंस में। तो थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज जो बेसिक एंट्रीज होती है वो देखी थी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट में कितना पैसा आ रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपने आज। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना, खुद का सेल्फ एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझेंगे कि कैसे इसको किया जा सकता है। एक एग्जांपल नोट डाउन कर लो। एक्स लिमिटेड अ कंपनी issued 1 लाख शेयर्स। तो इजी एग्जांपल लेने के लिए 1 लाख शेयर का एग्जांपल ले रहे हैं। इशू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो एक शेयर का दाम कंपनी का कितना है? 10 ईच। 10 ईच जब मैं बोल रहा हूँ तो 10 ईच का मतलब है उसका फेस वैल्यू। तो ऑफ ₹10 ईच फॉर ₹15 पर शेयर, सॉरी 14 पर शेयर। तो कंपनी क्या कर रही है? 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है ना, जिनके दाम है 10 रुपीज़, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और कंपनी इसको इशू करना चाहती है फॉर 14 रुपीज़। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या हुआ है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 shares. Company received applications for 1,50,000 shares and allotment was made as under. ठीक है ना, तो 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाह रही है। मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं, सोच लो कि क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 1 लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाह रही है। ठीक है ना, इशू का मतलब याद होगा आप लोगों को, इशू मतलब कंपनी जितना पैसा रेज करना चाहती है। एक्चुअल में जो पैसा मिला दैट वी कॉल एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है ना, तो इशूड कैपिटल मतलब कंपनी ने कितना कंपनी इशू करना चाहती है आज के दिन। तो ऑफ 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? बेसिकली फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। फॉर ₹14, तो कंपनी 10 का शेयर कितना में इशू करना चाहती है? 14 रुपीज़। दैट मीन्स 4 रुपीज़ क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, करेक्ट। So company received application for 1,50,000 shares। कंपनी को ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है, एप्लीकेशन मिला है। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एप्लीकेशन। ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कभी भी कंपनी को जब चाहिए 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी उससे ज़्यादा कभी भी मार्केट में इशू देगी नहीं। ठीक है ना, एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। ये देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। तो जो कैटेगरी बना दी कंपनी ने कि ए कैटेगरी शेयर होल्डर्स जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई की थी गॉट अलॉटमेंट फॉर 80,000 शेयर्स। तो जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 80,000 एप्लीकेंट उनको अलॉटमेंट मिल गया। सेकंड कैटेगरी वाले की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी वो है जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको अलॉटमेंट मिला है 20,000। इसका मतलब जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 20,000। अब ये कंपनी लॉट कैसे डिसाइड करती है? दिस मे बी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ये लॉटरी सिस्टम वगैरह पे होता है। और ये जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं इसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट, PRORATA, प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पे? 80,000 वाले को 80,000 मिल रहा है, मतलब 100% मिल रहा है। जिन्होंने 40,000 अप्लाई किया उनको 20,000 मिल रहा है, दैट इज 50% अलॉटमेंट मिल रहा है। एंड सी कैटेगरी वाले को क्या किया जा रहा है? रिमेनिंग कितने बच गए? 30,000 एप्लीकेंट्स, इनको पूरा पूरी रिजेक्ट कर दिया गया। इनका मतलब इसका पैसा पूरा पूरी उनको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ ये बेसिक सा क्वेश्चन था कि 1.5 लाख का एप्लीकेशन है, उसमें से 80,000 एप्लीकेंट्स को उन्होंने पूरा अलॉटमेंट दे दिया, 40,000 वाले को 20,000 दिया, 30,000 वाले को पूरा रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये लॉटरी बेसिस पे होता है और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन को कुछ और भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और क्या है? मिस्टर ए, कंपनी का नाम क्या आता है यहाँ पे? एक्स। तो मिस्टर ए शेयर होल्डर, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आऊंगा, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे क्वेश्चन को। अ शेयर होल्डर
बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए। अब ये भी पता होना बहुत जरूरी है, और किसी का डाउट होता है कि सर ये क्वेश्चन में अगर नहीं बताएगा तो क्या करना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन वाले को बताना होगा कि ये कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये तो हमें पता कैसे चाहिए कि इसको फुल अलॉटमेंट मिला था या हाफ मिला था या रिजेक्ट हुआ था, ऑब्वियसली तो कैटेगरी पता होगी क्वेश्चन। तो मिस्टर ए अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए होल्डिंग। अब इसका भी मीनिंग बताऊंगा। होल्डिंग लिखा होगा तो क्या होगा, और कई बार इसमें लिखा होता है हु अप्लाइड फॉर। कई बार क्वेश्चन बोलते हैं कि होल्डिंग इतना शेयर, जिसका मतलब उसको इतना अलॉटमेंट मिल रहा है। और कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा बिलोंगिंग टू कैटेगरी समथिंग समथिंग अब हु अप्लाइड फॉर दिस मच शेयर्स। तो ये लैंग्वेज में चेंज होता है, कभी क्वेश्चन बोलता है होल्डिंग, कभी बोलता है हु अप्लाइड फॉर। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो होल्डिंग 2000 शेयर्स could not pay the अलॉटमेंट मनी। हालांकि मैं इसमें डेट्स लेके नहीं आ रहा हूँ, अभी मैंने डेट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। चाहो तो मैं इसमें डेट्स वगैरह ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि और आपको डेट की भी क्लैरिटी है कि कौन सी डेट पे कौन सी एंट्री की जाती है। तो 2000 शेयर्स could not pay the allotment money but paid the same along with first call। क्लियर? एक और लेते हैं। मिस्टर बी और शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर। अब देखेंगे इसमें क्या चेंजेस आ जाएगा। जैसे ही मैं होल्डिंग के जगह या अलॉटेड के जगह अप्लाइड फॉर बोलूंगा तो क्या चेंज आएगा। तो मिस्टर बी अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 5000 shares paid the final amount या फिर entire amount, ऐसा भी बोल सकते हो, paid the final amount along with first call। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको। एक शेयर होल्डर है ए, जिन्होंने क्या किया, जिनके पास शेयर्स है 2000, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, लेकिन वो फर्स्ट कॉल में वो पैसा दे रहे हैं। तो सर आप हर बार ये कर देते हो कि फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दे रहा है लेकिन वो सेकंड कॉल में दे देता है। यहाँ पे सेकंड कॉल का पैसा या फाइनल कॉल का पैसा वो फर्स्ट कॉल में दे रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता, बिल्कुल ऐसा भी होता है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देगी अगर कोई शेयर होल्डर एकदम ही पैसा नहीं दे पा रहा है। यहाँ तो मैं क्या मान रहा हूँ कि एक शेयर होल्डर एक कॉल नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो कॉल को आगे कंपेंसेट कर देता है या फिर आगे दे देता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। अगर ड्यू रह जाता है तो, और एडवांस में देता है तो वी कॉल इट कॉल्स इन एडवांस। जो हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था ऊपर से कि कॉल्स इन एरियर्स मतलब अगर कोई पैसा ड्यू रह जाता है वी कॉल इट एरियर्स। एरियर्स मतलब होता है ड्यू, एंड कोई पैसा एडवांस में दे देता है तो वी कॉल इट कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना। हालांकि इस पे इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज किया जाता है और दिया जाता है। सीबीएसई के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन बाकी आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे, सीए, सीएस, सीएमए वगैरह करोगे, या फिर आप आईएससी का भी सिलेबस लोगे तो वहाँ पे भी ये इंटरेस्ट है। मैं इंटरेस्ट की भी एंट्री दिखा दूंगा। हालांकि सीबीएसई स्टूडेंट्स को ये इंटरेस्ट वाली एंट्री को इग्नोर करना है, ठीक है ना, इस साल के लिए एटलीस्ट। तो जब सिलेबस डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है, तो इस साल के लिए एटलीस्ट अगर मैं 22, 23 या 23, 24 की बात करूँ तो आप लोगों को ये सब नहीं देखना, सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट वाली एंट्री आप इग्नोर कर देना। हालांकि मैं इसमें समझाऊंगा ताकि बाकी लोगों को जिसके लिए एप्लीकेबल है उनको ये समझ में आ जाए कि एंट्री कैसे होगी, ठीक है ना। तो ये दो केसेस मैंने लिया है ए और बी के बारे में। द अमाउंट ऑफ शेयर्स were payable as follows। The amount of shares were payable as follows। मैं बुक से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल्फ एग्जांपल बना रहा हूँ ताकि इसमें मैं सारे पॉइंट वो कवर कर सकूँ जो जो मुझे समझाने हैं, ठीक है ना। बुक में क्वेश्चन लूँगा, उसमें एक पार्ट मिलेंगे, दूसरा नहीं मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन चाह रहा हूँ जिसमें एक मास्टर क्वेश्चन हो, जिसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें समझ में आ जाए। डेट से रिलेटेड चीज़, कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड चीज़, कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड चीज़, इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मास्टर क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आपके सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं, कुछ भी नहीं बचेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ शेयर्स वर पेएबल एज फॉलोज, लिखूंगा यहाँ पे एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 7 रुपीज़,
फर्स्ट कॉल मान लेते हैं 2 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। देखो कई बार ये ना बहुत परेशान करता है बैलेंस वाला चीज़। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे कि ये बैलेंस लिख के छोड़ दिया गया कि फाइनल कॉल में कितना आएगा, बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि बैलेंस स्टूडेंट्स को निकालने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में प्रीमियम भी था एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो हमेशा क्या मानना है हमें ये पता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नहीं बोले तो भी वो इंक्लूडेड है, अगर हमें यही मानना है। हालांकि क्वेश्चन अगर बोल दे कि नहीं एप्लीकेशन में 1 रुपये का प्रीमियम छुपा हुआ है, फर्स्ट कॉल में 1 रुपये का प्रीमियम छुपा हुआ है, तो जो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन इज द किंग, तो क्वेश्चन जो बोलेगा हमें वही मानना है। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट हम लोग हमेशा यही अज्यूम करते हैं कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में छुपा हुआ होगा या फिर अलॉटमेंट के साथ आएगा, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि 3 + 7 + 2 ऑलरेडी 12 रुपये हो चुके हैं, तो इसका मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो वो कहाँ हो सकता है? वो अलॉटमेंट में ही होगा। तो 12 रुपये अगर यहाँ है तो फाइनल कॉल में कितने होंगे? 2 रुपये, ठीक है ना। ये कर लेते हैं, तो सारा क्वेश्चन अपना कैप्चर हो गया। बस मैं डेट को इंक्लूड कर लेता हूँ, फिर अपने आंसर पे जाऊँगा। तो थर्ड क्वेश्चन का एक लास्ट चीज ऐड कर लो आप, एप्लीकेशन की डेट लिख लो। हालांकि मुझे साथ में लिख लेना चाहिए था, आप लोग एक काम करो इसी के बगल में लिख लो, एप्लीकेशन 3 रुपये, बगल में डेट लिख लो, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो 3 रुपये की है उसका डेट मैं आपको दे देता हूँ 30 अप्रैल 2023। हुआ क्या, सोचो कंपनी ने 1 अप्रैल 2023 को, मैंने वहाँ पे कोई डेट नहीं दी, यहाँ पे मेरे पास कोई डेट नहीं है, तो कंपनी ने सोचो ऑफर निकाला 1 अप्रैल 2023 को, और लास्ट डेट रखी थी कंपनी ने 30/4, मतलब 30 अप्रैल, 30 दिन का टाइम दिया लोगों को अप्लाई करने के लिए। तो हम लोग बेसिकली एंट्री कब पास करते हैं? 30 अप्रैल को एंट्री पास करते हैं कि जब तक सारा पैसा आ जाता है, ठीक है ना। अलॉटमेंट की डेट अगर मैं बात करूँ, अलॉटमेंट कितना रुपया था? 7 रुपया था। अलॉटमेंट का डेट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 31 मई 2023। तो कंपनी क्या करिए, 1 महीना का टाइम दे रही है अलॉटमेंट करने के लिए। कंपनी को सारा वो प्रोराटा समझना होगा, किसको अलॉटमेंट देना है, किसको नहीं देना। तो ये सब कुछ समझने के बाद कंपनी ये काम करेगी, ठीक है ना। हालांकि अलॉटमेंट मनी, ऐसे लिख लो, अलॉटमेंट मनी कैन बी रिसीव्ड विदिन 30 डेज। इसका मतलब कंपनी ने 30 दिन का टाइम दिया है कि आपको शेयर्स अलॉट हो गया, 30 दिन के अंदर आप ये पैसा दे दो। अगर कई बार आप देखोगे क्वेश्चंस में ये डेट नहीं दी रहती कि अलॉटमेंट का पैसा मिल कब है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जिस दिन अलॉटमेंट का डेट होगा उसी दिन आपको पैसा रिसीव करने का एंट्री करना होगा। मतलब ड्यू एंट्री भी 31 मई को एंड पैसा मिलने का भी 31 मई को। हालांकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 मंथ, बेटर रहेगा, एक बार लिख देता हूँ 1 मंथ, ठीक है ना। तो ऑल मनी कैन बी रिसीव विदिन, ऑल मनी नहीं है सॉरी, अलॉटमेंट मनी है, मैं खुद ही शॉर्टकट लिख दूंगा। तो अलॉटमेंट मनी कैन बी रिसीव विदिन 1 मंथ। तो 1 मंथ का इन्होंने टाइम दिया। फर्स्ट कॉल की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट कॉल में कितने रुपए लिए थे हमने? 2 रुपीज़ लिए थे मेरे ख्याल से, ओके यस। तो फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़ जो है, इसका डेट हम लोग ले लेते हैं 31 जुलाई। तो कंपनी क्या करिए, 31 जुलाई को फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा रही है, और अगर इसमें कोई डेट नहीं रहेगा अगेन पैसा का, तो सेम डेट को आपको रिसीव दिखानी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेमेंट विदिन 30 डेज। वापस से बता रहा हूँ, अगर ये डेट नहीं रहेगा, ये प्लीज ध्यान देना, काफी सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पैसा कितना दिन के अंदर आना चाहिए क्वेश्चन बताता नहीं, ठीक है ना। तो ये फिर हम लोग को वही ड्यू डेट को ही पेमेंट डेट अज्यूम करना होगा। पेमेंट विदिन 30 डेज, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये 3 रुपीज़ था एंड 7 रुपये जो है दिस इज अगेन प्रीमियम कितना रुपया था? 4, तो इट इज 3 + 4। तो कैपिटल का कितना रुपया आ चुका है? 3 + 3 देन 2, 3 6 रुपये + 2। फाइनल कॉल जो बैलेंस था, तो बैलेंस इज कमिंग 2 रुपीज़, ठीक है ना। क्योंकि कैपिटल के जो 10 रुपये उसमें 3 2 आ चुके हैं, मतलब 8 रुपये आ चुके हैं। तो बैलेंस जो 2 रुपये वो फाइनल कॉल में आएगा। मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिए, और इसका डेट मैं लिख देता हूँ आपको 30 सितंबर, ठीक है ना। एंड पेमेंट विदिन 30 डेज, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये पूरा क्वेश्चन है, और फाइनल क्वेश्चन क्या है? पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सोल्यूशन पे आते हैं।
तो पूरे क्वेश्चन ऐसा नहीं समझना कि पूरे क्वेश्चन समझने में अपने को 20-25 मिनट लग गए। तो ये क्वेश्चन अपने लिख रहे थे प्लस क्वेश्चन को समझ भी रहे थे, ताकि हम लोग इंटरप्रेट कर सके हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को। कई क्वेश्चन में क्या होता है, डेट को लेके ये लोग कुछ करते हैं, कई क्वेश्चन में क्या होता है, वो जो मैंने कॉल्स इन एरियर एडवांस दिया वो करते हैं, और कई बार ये इंटरेस्ट की बात भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन खाली आप नोट डाउन कर लेना, लिख लो, पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है, एंड आईएससी स्टूडेंट्स एंड जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं सीएस सीएस वगैरह, उनके लिए है इंक्लूडिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस। ठीक है ना, ये सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स और एडवांस का इंटरेस्ट। बाकी एरियर्स और इंटरेस्ट, बाकी जो भी एंट्री करेंगे हम लोग एरियर्स का एडवांस का सब कुछ एप्लीकेबल है, सिर्फ इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन अगर रेट बता देता तो अच्छी बात है, क्वेश्चन अगर बताता है कि इंटरेस्ट आपको लगाना है 10%, 12%, 18%, 15%, तो जो क्वेश्चन बोलेगा वही रेट होगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये नोट लिख लो, ये नोट लिख लो, इंटरेस्ट ऑन calls in areas and calls in advance। बेसिक से समझते हैं, ये एक थ्योरी टॉपिक है, आप अगर सॉल्यूशन का जगह रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, या फिर एक अलग से बॉक्स बना के लिख लो कि ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना लगता है, कितना परसेंट लगता है, कहाँ लिखा हुआ है, कौन बताता है, ये सारी बात करते हैं। क्या कंपनी अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकती है? यस, कंपनी अपना कोई भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को चेंज करना चाहे, कोई भी तरीका को चेंज करना चाहे, कंपनी इसको रेट खुद से चेंज करना चाहे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन कंपनीज एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है टेबल एफ में, कंपनीज एक्ट के टेबल एफ में लिखा हुआ है कि इसका रेट कितना होना चाहिए। अगर मैं आपको नॉर्मली रेट बता दूंगा ना, 10%, 12%, 8%, 6%, जो पार्टनरशिप में आप लोग देखते हो कि हर जगह 6% है तो सबको याद हो जाता है 6%। तो हालांकि इस तरीके से मैं अगर 6%, 8% बोलूँगा तो आप लोग क्या होगा, अभी तो याद रख लोगे, मगअप कर लोगे, फिर भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि नाम भी देखने में सिमिलर है, एरियर्स एडवांस, फिर याद नहीं रहेगा कि किस में 8 था, किस में 10 था, किस में 12 था, क्या था, पता ही नहीं चलेगा। तो एक लॉजिकली समझते हैं, एक तरीका बताऊंगा याद करने का जिससे आपको एक बार में याद होगा। सिर्फ जो 2 ही परसेंटेज है, 10% एंड 12%। ठीक है ना, 10% एंड 12%, 2% दिया हुआ टेबल में। अब किसके लिए कितना है वो समझते हैं। कॉल्स इन एरियर्स मतलब होता क्या है, पहले वापस से रिमाइंड करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते, कोई कॉल का पैसा, वेदर इट इज अलॉटमेंट का मनी, फर्स्ट कॉल का मनी या फाइनल कॉल का मनी, तो कोई शेयर होल्डर कौन हो सकता है, बेसिकली पब्लिक की बात करें। और ये सब ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि छोटी पब्लिक की बात होगी, मतलब आम पब्लिक की बात होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि टाटा अपना आईपीओ निकाल रहा है और रतन टाटा ही पैसा नहीं दे पा रहा है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ऑब्वियसली छोटे शेयर होल्डर की बात हो रही है कि जो शेयर होल्डर टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे अभी तक हम लोग फॉरफीचर की बात नहीं कर रहे। फॉरफीचर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉरफीचर में मिक्स नहीं करना चाह रहा। यहाँ तक अपना सारा बेसिक जो फंडा है विदाउट फॉरफीचर, जहाँ पे कंपनी किसी की शेयर छीन नहीं रही है, कोई भी डिफॉल्टर ऐसा नहीं है जो पैसा दे ही नहीं पा रहा है, पैसा एक बार नहीं दे पा रहा है बट टाइम लेके वो अगले कॉल तक पैसा दे रहे हैं। और ये भी पॉसिबल तभी है अगर कंपनी के पॉलिसी में ये लिखा है। तो अगर कंपनी के पॉलिसी में ये लिखा है कि एक शेयर होल्डर अगर एक कॉल भी मिस करता है तो उसकी शेयर को छीन लिया जाएगा, तो ऐसा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं है, तो वी विल डू द सेम जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे कंपनीज एक्ट जैसा बोल रहा है, या फिर कंपनी का जो रूल है वही अपने फॉलो करें। ठीक है ना, सो हियर कॉल्स इन एरियर्स, द कंपनी अगर कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी का पैसा नहीं दे पा रहा है किसी कॉल का, देन वी कॉल इट एज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस मतलब अगर मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया है लेकिन कोई सेकंड कॉल का पैसा भी दे दे रहा है, मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहा हूँ, कोई मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दे रहा है, देन वी कॉल इट एज कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई एडवांस में पैसा मुझे दे रहे हैं, ज़्यादा पैसा दे दे रहे हैं, देन वी कॉल इट एज कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना, अब कॉल्स इन एरियर्स, कौन किसको पैसा नहीं दे पाया, एक शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं दे पा रहा है। शेयर होल्डर एक छोटा आदमी, कॉमन पीपल, तो उस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम लगना चाहिए, बर्डन कम आना चाहिए, तो इट इज 10% ऑब्वियसली पर एनम। कॉल्स इन एडवांस किसके पास रह जाता है, शेयर होल्डर ज़्यादा पैसा दे रखा है, हो सकता है एप्लीकेशन में उसने ज़्यादा पैसा दिया था, जो एडवांस रह गया कंपनी के पास, कंपनी बोलता है आई विल एडजस्ट इट इन द फ्यूचर कॉल्स। ठीक है ना, देन कंपनी हैज़ टू पे 12%, कंपनी को 12% इंटरेस्ट पर एनम देना होगा। ठीक है ना, किसको, शेयर होल्डर्स को।
ठीक है। तो 10% और 12% वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा। 10% और 12% बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। कंपनी एक बड़ा इंसान, बड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं, इंसान बोले हम लोग, पर्सन बोल सकते हैं। कंपनी एक बड़ा पर्सन, ओके। तो सो आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का फंडा समझ में आ गया होगा। कंपनी एक बड़े पर्सन बोल सकते हैं हम लोग, बड़ा इंसान है, बड़ा कंपनी है, तो वो अगर किसी का पैसा एडवांस में लेके बैठा है तो उसे 12% का इंटरेस्ट देना होगा। किसको? शेयर होल्डर्स को। और अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा है कंपनी को टाइम पे, तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10%, क्योंकि एक छोटा कॉमन पीपल है, कॉमन शेयर होल्डर है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो एक टेबल F में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, तो कंपनी एरियस पे 10%, एडवांस पे 12%। हालांकि क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली बता देता है कि एरियस पे आपको 8% लगाना है, 6% लगाना है, तो क्वेश्चन इज द किंग, क्वेश्चन जो बताएगा हमें वही लगानी होगी। लेकिन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एंड फिर भी क्वेश्चन बोलता है कि इंटरेस्ट की एंट्री करो, तो दिस इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब मेरे स्क्रीन में तो 4 पेज का क्वेश्चन हो चुका है, हालांकि आपके में 1 पेज से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, वैसा बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ रहे हैं हम लोग, साथ साथ में कंसेप्ट को भी समझ रहे हैं, इसलिए अपने को क्वेश्चन में टाइम मिलेगा। तो पूरा पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। 1,50,000 एप्लीकेशन अपने पास आए हैं, जिसमें से हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करके इस तरीके से उनको अलॉटमेंट दी है। ये शेयर होल्डर्स नहीं है, ये कैटेगरी, ठीक है ना। शेयर होल्डर तो बहुत लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं शेयर होल्डर, एक शेयर करके अप्लाई करने वाले लोग हो सकते हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज। कंपनी ने जिस कैटेगरी में डिवाइड किया है कि ये कैटेगरी के शेयर होल्डर इनको पूरा अलॉटमेंट मिला है, ये कैटेगरी के शेयर होल्डर इनको 50% अलॉटमेंट मिला है, एंड ये कैटेगरी के शेयर होल्डर हो सकता है इन्होंने प्राइस ऊपर नीचे किया हो, इन्होंने 14 रुपीज़ देने के लिए रेडी थे इन लोग, तो ये लोग हो सकते हैं 12 रुपये का इन्होंने वो लगाया हो। जैसे क्या होता है ना, एक्चुअल में बोली लगाया जाता है एक तरीके से, कट ऑफ प्राइस होता है, जैसे कट ऑफ प्राइस होता है वो बेसिकली 14 रुपीज़। तो कंपनी को एक बैंड देना पड़ता है प्राइस का कि हमारे शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं 13 to 14 रुपीज़ में या 12 to 14 रुपीज़ में। तो आप लोग बताओ कितने रुपये में खरीदोगे? तो जो ऑब्वियसली 14 रुपये में खरीदेगा कंपनी इसको इशू करना चाहेगी। अब कंपनी को लगेगा कि नहीं 14 में तो हो नहीं रहे, तो एक काम करते 13 में कर लेते। तो इस तरीके से वो बिडिंग होता है, ऑब्वियसली मैं बोली नहीं बोलूँगा, बिडिंग होती है, तो ठीक है ना, बिड करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इन्होंने कम बिड किया हो तो इनको पूरा रिजेक्ट कर दिएगा, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कंपनी के लॉटरी सिस्टम के तरीके से, कोई भी तरीका से कंपनी सिस्टमैटिक वे में ये प्रोराटा अलॉटमेंट करती है। उसके बाद हमने देखा 2 शेयर होल्डर है, जो कि एक डिफॉल्टर है और एक जल्दी पैसा दे रहा है। इसके बाद हमने डेट्स के ऊपर भी देखा कि एप्लीकेशन कितने तारीख को आ रही है, तो ये डेट बहुत ध्यान में रखनी है अपने को। हमने इतना सारा डेट्स तो ले लिया, लेकिन एंट्री भी इसी तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री आपको याद होगी, तो सबसे पहले कंपनी जब ऑफर देती है पब्लिक को कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो, सबसे पहले कंपनी के पास क्या आने वाला है? एप्लीकेशन के पैसे आने वाले हैं। कंपनी मंगा नहीं पाएगी किसी से, ड्यू नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी ड्यू? बिकॉज यू नो कि कंपनी को आज के दिन पता ही नहीं है कि उसके शेयर होल्डर्स कौन है। वो तो ओपन पब्लिक को इन्विटेशन दे रही है कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो दे आर गिविंग एन ओपन इन्विटेशन टू द पब्लिक कि यू कैन बाय माय शेयर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन के पैसे आएंगे हमारे पास। तो 30 तारीख को, दिस वाज द लास्ट डेट, क्योंकि कंपनी पब्लिक को ऑफर दे रही थी, सोचो 1 अप्रैल को, लेकिन 30 दिन का टाइम दिया उन्होंने कि 30 दिन के अंदर आप लोग अप्लाई करो। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केट में अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो 3 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन का विंडो ओपन रहता है, 3 दिन में शेयर्स अप्लाई करने होते हैं अगर आपको कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो। और एक्चुअल में पैसा कटता भी नहीं है, वो ब्लॉक होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें वो अलग है, हम लोग थियोरेटिकल जो अपने को पढ़ना है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी को 30 तारीख को कंपनी का लास्ट डेट था। कंपनी के पास 3 रुपये करके एप्लीकेशन के पैसे आने थे। कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा दिए? 1,50,000 शेयर होल्डर्स ने, ठीक है। तो चलो एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री पे आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री होगी 30/4/2023 को, 30 अप्रैल 2023 को पहली एंट्री हम लोग करेंगे। बताओ क्या होने वाला है? पैसा आएगा। तो जर्नल एंट्री को लॉजिकली वापस से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। पैसा आ रहा है तो एसेट विल इंक्रीज, बैंक इज एन एसेट, सो एसेट इंक्रीज होगा तो। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा, हमेशा मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप लोग वो जो कैलकुलेशन है उसको यहीं पे ब्रैकेट में दिखा दो। एक तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में आपको भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा, अच्छा इतने शेयर्स पे इतना पैसा, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे जरूर से दिखाना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको लिखना छोड़ देते, बोलते हैं अरे हमको तो आता ही है। आपको आ रहा है, सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि आपको आता है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया। और ये खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप एक एरियर्स की एंट्री आप देखोगे ना, आपको भी समझ में आएगा कि आप मैच कर पा रहे हो उसे प्रॉपर्ली, इतना शेयर्स का पैसा आया, इतना का नहीं आया, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 इंटू एप्लीकेशन के कितने रुपए थे? 3 रुपये। क्या चीज़ का पैसा आया है? शेयर एप्लीकेशन। तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट।
तो अगर आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों एक ही क्वेश्चन में देखते हो तो आप लोग इसका नाम चेंज करके क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। हालांकि आप इसको भी इक्विटी शेयर देख सकते हो क्योंकि जनरली इक्विटी शेयर इशू होता है, और अगर क्वेश्चन दोनों देता है तो यू कैन बाइफरकेट इट या फिर यू कैन डिफरेंशिएट इट बाय नेमिंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। दो अलग अलग नाम देके आप इसको बाइफरकेट या डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आप लिखना चाहो 1,50,000 into 3 तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो चाहे तो 1,50,000 एप्लीकेशन हमारे पास आए हैं। और आपको याद होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज एसेट इज इंक्रीजिंग। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि एक बार के लिए मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास किसी का पैसा आया किस नाम से, एप्लीकेशन के नाम से, लेकिन अभी तक मैंने उसके बदले किसी को कुछ भी नहीं दिया, तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर्म, ठीक है ना। तो 4,50,000 रुपीज, 4,50,000 रुपीज का एप्लीकेशन मेरे पास आए हैं, दिस इज द एंट्री फॉर एप्लीकेशन। अब क्या होगा, नॉर्मली हमें इनको अलॉट करना शेयर्स। एक गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको लगता है कि पहले 2 एंट्री एप्लीकेशन की, उसके बाद 2 एंट्री अलॉटमेंट की, उसके बाद की 2 एंट्री फर्स्ट कॉल, उसके बाद के 2 एंट्री लास्ट कॉल। गलत, ऐसा मत सोच लेना। पहला जो एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है दिस इज करेक्ट, एप्लीकेशन का पैसा है, लेकिन सेकंड जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेकंड एंट्री जो है ये एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं है। Don't call it that application is being transferred to capital. Actual में what is this? Actual में this is allotment of shares. हम लोग application के against में we are allotting the shares. We are allotting the shares to the accepted applicants. Accepted जो rejected है उनको हटा देंगे, जो accepted है उनको हम लोग shares allot कर देंगे। तो actual में we can call it a share allotment entry. ठीक है ना। तो ये 30/4 को नहीं होने वाला, ये आपको ध्यान देना है, ये गलती करने का मार्क्स कटने वाला है, ठीक है ना। ध्यान देते हैं। अलॉटमेंट की डेट की कब थी देखो, द अलॉटमेंट डेट वाज 31/5, तो 31/5 को ही ये एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री होने वाला बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसे ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है ना। एक ये वाली एंट्री, एक अलॉटमेंट में जो पैसा आता है वो वाला एंट्री, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। एप्लीकेशन अपने पास आया था 1,50,000 into 3 रुपीज का, दैट इज 4,50,000। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कैपिटल में कितने रुपए ट्रांसफर होने वाले हैं। कैपिटल हम लोग शेयर्स इशू करेंगे 1 लाख, तो एप्लीकेशन का कितना रुपए रखते हैं हम लोग, 3 रुपए, ठीक है ना। तो इट अमाउंट टू 3 लाख रुपीज। सिंपल वाला चीज देखते हैं, जो हमने 30,000 एप्लीकेंट्स का रिजेक्ट किया था, याद होगा आपको, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हमने 30,000 एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया था, उनका पैसा रिफंड कर देना होगा, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके साथ कोई फ्यूचर लेन देन हमारा नहीं होगा। पैसा जाएगा तो विल टू क्रेडिट टू बैंक 30,000 into 3 रुपीज। बताओ क्या ये मैच हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पैसे आए हैं 4,50,000, लेकिन आप अभी तक सिर्फ एडजस्ट कर पाए हो 3,90,000, क्योंकि 3 लाख रुपए आपने शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और 90,000 आपने रिजेक्ट कर दिया। बताओ ये पैसा मैच क्यों नहीं हो रहा है, दिमाग लगाओ, सोचो ये पैसा मैच क्यों नहीं हो रहा है। वाई दिस अमाउंट इज नॉट मैचिंग। कितने रुपए से डिफरेंस है, 60,000 का कपड़ा है, बताओ क्यों ऐसा, बताओ। ये 60,000 क्या है, 60,000 ये है, ये 20,000 जो शेयर्स थे, 40,000 शेयर्स वालों को आपने सिर्फ 20,000 शेयर थे। देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितने एप्लीकेशन में इन्होंने पैसा दिया आपने पूरा पूरी उनको शेयर्स दे दिया, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ए वाले को कोई भी दिक्कत नहीं है, सी वाले को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपने उनका पूरा पैसा रिफंड कर दिया। यहाँ पे सी वाले के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है बी के साथ। क्या प्रॉब्लम है, आपने उनका एप्लीकेशन लिया है 40,000 का, तो पैसा उन्होंने दिया कितना, 40,000 into 3 दैट इज 1,20,000। समझना बात को, 40,000 into 3 उन्होंने पैसा दिया है, दैट इज 1,20,000, लेकिन आपने उन्हें शेयर्स दिया है सिर्फ 20,000 into 3 दैट इज 60,000 का। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है आपके पास उसका, तो 20,000 जो आपने उसका शेयर्स रिजेक्ट किया है, देखो 40 में 20 आपने दिया, तो 20,000 शेयर्स जो आपने उसका रिजेक्ट किया है एक तरीका से, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट किया है बेसिकली बोल सकते हो। हमें हाफ आपने एक्सेप्ट किया, हाफ आपने रिजेक्ट किया, तो 20,000 का ऑलरेडी आपके पास 3 रुपीज़ करके 60,000 एक्स्ट्रा है। अब बताओ क्या आप उसे रिफंड करोगे, जनरली नो। हम क्या करते हैं, उस पैसे को उसके फ्यूचर कॉल्स में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें और भी पैसा लेना उनसे, राइट। क्योंकि ये तो अभी इंस्टॉलमेंट है, 3 रुपये आया है, फ्यूचर में और हमें 7 रुपये लेने हैं, 3 रुपये लेने हैं, 2 रुपये लेने, इस तरीक़ा से। तो कंपनी क्या करती है, इस पैसे को रख लेती है।
कंपनी अगर ये पैसे को रख लेती है, बताओ क्या शेयर होल्डर मानेगा ये बात को? आप बोलोगे हाँ सर बात तो एक ही है कि अलॉटमेंट उसे तो फ्यूचर कॉल देना ही था, लेकिन एक बात समझो, उसे ये जो पैसा देना था वो कब देना था? डेट को ध्यान दो। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके इंटरेस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 31 मई को उनका एक्सेप्ट हुआ एप्लीकेशन, उनको शेयर्स मिल गए, लेकिन उनको ये पैसा देना कब था? उनको ये पैसा देना था 31/7 पर, पैसा और 30 दिन के बाद, मतलब अगस्त तक उनको पैसा देना, अगस्त तक उनके पास टाइम था पैसा देने का, लेकिन उनका पैसा हम लोग पहले ही लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उनका पैसा हम लोग बोले कि एक काम करो, आपका एक्सेस पैसा का रख लो, फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में वो लोग बोलेंगे भैया पैसा रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका ब्याज दे देना, हमें इंटरेस्ट दे देना, क्योंकि हमारा पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पहले से पड़ा हुआ है। जो पैसा मुझे अगस्त में आपको देना था, आप ये पैसा को मई से ही रख रहे हो, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने का इंटरेस्ट दे देना भैया। तो ये इस तरीका से एंट्री में देंगे, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे एप्लीकेशन वाला चीज, एंट्री में हमें क्या करना है, वो जो 60,000 एक्स्ट्रा हमारे पास आ रखे हैं, इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं, ठीक है ना। एक नॉर्मल तरीका क्या होता है, हम लोग वो पैसा कहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, हम लोग उसको एडजस्ट करने वाले हैं शेयर अलॉटमेंट में। तो आप उसे शेयर अलॉटमेंट बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि सर फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पैसा एक्स्ट्रा आया था, तो इसको आप दूसरे नाम से भी लिख सकते हो। यू कैन ईदर कॉल इट कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से देखो, इधर यू कैन कॉल इट शेयर अलॉटमेंट। क्यों शेयर अलॉटमेंट? इसलिए क्योंकि ये फ्यूचर में जाके शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कंपनी के लिए लायबिलिटी है, कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा पहले ले लिया, राइट, तो कंपनी के लिए लायबिलिटी। या फिर कंपनी इसको बोल सकते हैं नहीं, इस लायबिलिटी को मैं कॉल्स इन एडवांस मानूंगी, क्योंकि मेरे पास ये एडवांस की तरफ पे आ गया है, तो दिस इज अ लायबिलिटी फॉर मी। तो कंपनी इसको कॉल्स इन एडवांस भी मान के लेगी। मैं इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में, इस क्वेश्चन के स्पेसिफिकली इसको कॉल्स इन एडवांस लेके कर रहा हूँ, क्योंकि हम पूरा फोकस यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस और ईडीएस पे भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हालांकि नॉर्मल आप आगे जाके क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें शेयर अलॉटमेंट लिखा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये कैसे निकलेगा? दिस इज 20,000 जो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स थे, मतलब जो 40 में से 20 जो रिजेक्ट हुए थे, उनके 3 रुपये हमने रख दिए, दैट इज 60,000 रुपीज़। अब देखो ये आपकी एंट्री मैच हो रही होगी, क्लियर। 4.5 लाख हमारे पास आए थे, उसमें से हमने 1 लाख वाले को पूरा दे दिया, बैंक से हमने रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स को पैसा दे दिया, और जो पार्शियल एक्सेप्टेड था, 50% एक्सेप्टेड वाले थे, उनका पैसा हमने एडवांस बोल के रख लिया। कंपनी चाहती तो इसको रिफंड कर सकती थी, क्या रिफंड करेंगे क्या हम लोग? नहीं, अगर क्वेश्चन बोलेगा तभी हम लोग इसको रिफंड करेंगे, अगर नहीं बोल रहा है इसका मतलब कंपनी रेडी है कि वो इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा, नोट करने लायक, कि डेट पे गड़बड़ हो सकता है हमारा, कि डेट हमें यहाँ कौन सा देना है, डेट शुड बी गिवन ऑफ द अलॉटमेंट, ठीक है ना। अलॉटमेंट जिस दिन कंपनी करी है वो डेट यहाँ पे देना है, एप्लीकेशन का डेट नहीं देना है। पहले वाले एंट्री का जो अगर नरेशन हमें पास करना है तो व्हाट इज द नरेशन? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है ना। सेकंड वाले की अगर मुझे देना है तो मैं क्या बोलूँगा, लिखना चाहो तो लिख लो जैसे बीइंग 1 लाख शेयर्स अलॉटेड एंड, या फिर ऐसा लिखो बीइंग 1 लाख शेयर्स अलॉटेड, कॉमा, अमाउंट रिफंडेड टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड excess money being adjusted in allotment, ठीक है ना। तो तीनों चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है। 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट कर दिया, रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स का पैसा रिफंड कर दिया, एंड एक्सेस मनी जिनका आया हुआ उनका पैसा हमने फ्यूचर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग 1 लाख शेयर्स अलॉटेड, कॉमा, रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स रिफंडेड एंड, या फिर अमाउंट रिफंडेड टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, या फिर केप्ट एज कॉल्स इन एडवांस, आपकी इच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट की एंट्री तो अलॉटमेंट की डेट पे ही होगी, ठीक है ना। अब बताओ पहले पैसा आएगा कि पहले ड्यू करेंगे? ऑब्वियसली पहले ड्यू करेंगे। बताओ क्यों? याद करो पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, ड्यू इसीलिए करना है क्योंकि बिकॉज नाउ वी नो कि हमारे 1 लाख शेयर होल्डर्स कौन है। अभी तक हमें पता नहीं था कि हमारी कंपनी में कौन शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन आज हमें पता है कि हमारे एक्चुअल में हमारे शेयर होल्डर्स कौन है, जिनको 1 लाख शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है ना। नाउ वी नो। तो 31 मार्च को हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और याद करो अलॉटमेंट को डेबिट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर मी, क्योंकि इसके अगेंस्ट में हम लोग पैसा मंगा रहे हैं, तो इट इज एन एसेट फॉर मी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से? 1,50,000 या 1 लाख? 1 लाख। 1 लाख पे 7 रुपीज 2 शेयर कैपिटल। कैपिटल में कितने रुपए ट्रांसफर करना है हमें?
1 लाख इंटू 3 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आप रिजर्व भी बोल सकते हो, वी कैन कॉल इट सिक्योरिटीज प्रीमियम और वी कैन कॉल इट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सो इट इज 1 लाख इंटू, ठीक है ना, 4 रुपीज थे, राइट, एक बार कॉल कर लेते हैं, चेक कर लें यहाँ पे 7 रुपया, ठीक है ना. यहाँ पे मैं बाइफरकेट करके दिखा भी दिया था इसे, 3 + 4, 3 रुपया कैपिटल का, 4 रुपया प्रीमियम. सो 7 लाख रुपए का अलॉटमेंट हमें मंगाना है, जिसमें से 3 लाख रुपए कैपिटल के होंगे एंड 4 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के होने वाले हैं, ठीक है ना. अब पैसा मंगाना कब है, पैसा आएगा हमारे पास लेकिन 1 महीने बाद. क्यों बोल रहा हूँ 1 महीने बाद? चेक करो डेट्स क्या दिए हुए. डेट में लिखा हुआ है अलॉटमेंट मनी कैन बी रिसीव विद इन 1 मंथ, मतलब 31 मई को हमने अलॉटमेंट किया, लेकिन उनको हम टाइम दे रहे 30 डेज का कि आप 30 डेज के अंदर पैसा दे सकते हो. 30 डेज या 1 मंथ मैंने बोला बेसिकली. तो जुलाई अगर मई है तो 1 जून का, एक महीने का उनको टाइम मिलेगा, दैट इज 30 जून. अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ अपने को देखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो पैसा नहीं दे रहे, कुछ लोग हैं जो पहले से पैसा दे के बैठे हैं, तो ये सारा चीज़ हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है ना. तो सेकेंड एंट्री को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, क्योंकि एक एंट्री यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. मास्टर क्वेश्चन है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक क्वेश्चन में कभी नहीं मिलते, ठीक है ना, एक्सेप्टेड. लेकिन एक मास्टर क्वेश्चन है जिसको देख के आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन करो इसके सामने आपको भी करना है, ठीक है ना. हालांकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने जो दिया है वो है 30 दिन का गैप जो मैंने रखा है, वो जनरली क्वेश्चन में आपको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वो और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन ये एक मास्टर क्वेश्चन है, इस पर आप बहुत ध्यान से आपको देखना है एक एक चीज़, क्योंकि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आने वाला है. कभी कॉल्स इन एरियाज, कभी कॉल्स इन एडवांस, तो ध्यान से समझना. लॉजिकली अगर आप एंट्रीज को समझते जाओगे कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है ना. तो 30/6 को जब अपने पास पैसे आएंगे तो क्या एंट्री करेंगे, डेट ध्यान देना. देखो 30/6 मैं क्यों लिखा हूँ, 1 महीने का गैप था, इनका ड्यू डेट क्या था 30/6, 1 महीना में उनको पैसा देना था, राइट. सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. देखो एक एक चीज़ को लॉजिकली समझना. बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना. कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं इनको अलॉटमेंट का. हाँ सर, एक शेयर होल्डर तो है, एक शेयर होल्डर ए, मैं कैटेगरी ए की बात नहीं कर रहा हूँ, शेयर होल्डर ए की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2000 शेयर्स मिले थे, जिनको कैटेगरी ए को बिलोंग करते हैं. कैटेगरी ए कौन, जिनको 100% अलॉटमेंट मिला था, राइट. कैटेगरी ए वाले शेयर होल्डर्स जिनको पूरा अलॉटमेंट मिला था, उसमें से एक शेयर होल्डर है ए जिनको 2000 शेयर्स मिला था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहे, वो पैसा वो देंगे फर्स्ट कॉल के साथ, ठीक है ना. तो वो पैसा जब अभी नहीं दे पा रहे तो कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा, एसेट, क्योंकि कंपनी को लगेगा कि वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा. तो कंपनी यहाँ पे लिखेगी कॉल सेल एरियस अकाउंट डेबिट. क्या आपको लगता है कि सारे शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा देंगे? सर अभी तो आपने बोला कि ये शेयर होल्डर्स नहीं देंगे, इसके अलावा कोई है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा? बिल्कुल, याद करो कोई शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी कुछ पैसा एडवांस में दिया हुआ है, तो वो शेयर होल्डर्स अब वापस से पैसा नहीं देने वाले. कितना एडवांस आया हुआ उनका? 60,000 का. सो वो एडवांस कंपनी ने अपना लाइबिलिटी मान रखा था, अब वो पैसा रिलीज हो जा रहा है. कंपनी वो बोल रही है कि एडवांस हमने तब लिया था, हमने तब उसको एडवांस मान रहे थे, क्योंकि अभी वाला पैसा मतलब 30 जून का पैसा आपने 31 मई पे ही हमने एडवांस लेकर बैठे थे, ठीक है ना. यहाँ पे कंपनी एंट्री क्या करने वाली है, कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट. ये क्या सर, कभी आप कॉल से एडवांस को डेबिट करते हो, कभी आप क्रेडिट करते हो. कंपनी ने जब कॉल से एडवांस लिया था, इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी, कंपनी ने उसे क्रेडिट किया. लेकिन कंपनी वो एडवांस को यहाँ पे एडजस्ट करी है ना, उन्होंने जो पैसा एडवांस दिया था वो पैसा यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो एडजस्टमेंट वाली एंट्री यहाँ पे हो रही है. इसलिए हम लोग कंपनी की लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, इसलिए कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना. और ये सब क्या चीज़ का पैसा आ रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना. टू शेयर अलॉटमेंट. तो कितने पैसे आने थे अलॉटमेंट में? 7 लाख रुपये आने थे. कैसे कैसे एडजस्ट होगा चेक करते हैं. बैंक में कितना पैसा आया, मेन ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. अपने पास 1 लाख शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना. उसमें से कितने शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे? 2000 शेयर होल्डर पैसा नहीं देंगे. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज चेक कर लो, मैं दिखा देता हूँ आपको. ये ए जो
है 2000 शेयर होल्डर, वो क्या बोल रहे हैं, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है ना, बट पेड द सेम अमाउंट इन फर्स्ट लॉट। तो कंपनी की क्या मानेगी कि ये मेरी एसेट है, आज पैसा नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है ना। तो कंपनी बोलेगी कि ये 2000 शेयर्स के पैसे आज मुझे नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर देगी, 1 लाख माइनस 2000, मतलब 98,000 शेयर्स पे ही कंपनी को आज पैसे मिलेंगे। प्लस और भी कुछ लोग हैं जो कंपनी को पैसा नहीं देंगे, तो मैं इसमें कर देता हूँ इंटू 7, समझ में आ रहा है। 1 लाख में से 2000 शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं देने वाले, प्लस कुछ और भी लोग, मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी लोग हैं जो अभी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने पहले ही पैसा दिया होगा। वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो हमने ऑलरेडी 60,000 रुपये पहले दिया हुआ है, तो वापस पैसा क्यों दे, तो आप उस एडवांस को एडजस्ट करो। तो कंपनी को बोलती है कि आप उस एडवांस को एडजस्ट करो, यहाँ पे हम वो 60,000 भी नहीं दे रहे। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, 98,000 × 7, ठीक है ना, माइनस 60,000। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप चेक करोगे इट इज कमिंग टू, इसको माइनस करके चेक करोगे कितना आ रहा है, 6,26,000, ठीक है ना। लॉजिकली देखो एक एक एंट्री आपको समझ में आएगी, कोई डिफिकल्ट वाला कुछ भी बात नहीं है। कंपनी के जो पैसा फ्यूचर में आएंगे वैसे एरियस, कंपनी ने जो पहले एडवांस लिए थे उसको यहाँ एडजस्ट कर रही है कंपनी, लाइबिलिटी कंपनी की कम हो जाती है, जितना पैसा आया दैट इज बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या सब कुछ इंटरेस्ट वाला भी बात आएगा, बिल्कुल यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, इंटरेस्ट वाली यहाँ पे बात आने वाली, क्योंकि एरियस अभी जनरेट हुआ है, ये तो जब आएगा तब सोचेंगे। लेकिन ये एडवांस हमें मिला कब था, चेक करो, ये एडवांस हमें मिला था पैसा, ये पैसा हमें कब मिला था, 30/4 को, राइट। हालांकि उनका अलॉटमेंट कब हुआ था, 31 मई को, तो 31 मई को एक्चुअल में पता चला कि इनका एक्सेस पैसा आया हुआ, ठीक है। अब 31 मई को जो इनका एक्सेस पैसा आया हुआ है वो एडजस्ट कब हो रहा है, 30 जून, ठीक है ना। 30 जून को ये पैसा एडजस्ट हो रहे हैं, तो 31 मई को जो कंपनी ने पैसा एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ आपका पैसा हम लोग रखेंगे अलॉटमेंट के लिए, लेकिन कुछ शेयर होल्डर है जिनका 20,000 रुपये, 20,000 शेयर्स पे 3 रुपये करके, दैट इज 60,000 रुपीज़ कंपनी के पास एक्सेस रह गए थे, राइट। जो कि कंपनी को एक्चुअल में कब लेना था, कंपनी को वो पैसा लेना था 30 जून को, लेकिन कंपनी 31 मई से वो पैसा लेके बैठी हुई है, तो कंपनी को उसमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तब उस एंट्री की बात करते हैं। हालांकि यहाँ तक कंसेप्ट, यहाँ तक एंट्रीज नॉर्मल सेम है। अब जो हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, सिर्फ ये वाली जो इंटरेस्ट वाली पार्ट है, ये जो इंटरेस्ट की मैं 2 एंट्री दिखाऊंगा, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है, ISCs के लिए, CA के लिए, CA के लिए, सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कॉल से एडवांस कंपनी को मिलेगा या कंपनी को देना होगा, सर कंपनी को एडवांस में पैसा मिला हुआ था तो कंपनी को देना होगा, ऑब्वियसली कंपनी के लिए खर्चा। एंट्री पास करेंगे, चाहिए एंट्री कब होगी, जिस दिन वो कॉल से एडवांस एडजस्ट हो जाएगा, राइट। एडजस्ट कितनी तारीख को हुआ है, 30 जून को आएगी, राइट। क्वेश्चन 30 जून में एंट्री होने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिपेंड करता है पूरा पूरी मार्क्स के ऊपर। अगर आपको लगता है कि कम मार्क्स के लिए इतनी सारी एंट्री दी है क्वेश्चन में, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, एक एंट्री की 1 मार्क्स रहती है, या फिर इस तरीके से आप देखो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें हार्डली 8 to 10 एंट्रीज आती है। तो बेटर रहता है कि इसको आप पहले ड्यू करो, क्योंकि आपको पता है कि किन शेयर होल्डर्स ने आपको एडवांस में पैसा दिया होगा, तो आप इनको पहले ड्यू करो, फिर उनको पेमेंट दो। तो जनरली मैं रेफर नहीं करता हूँ, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप डायरेक्ट एंट्री करो। पहले क्या करना चाहिए हमें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट किन्हें देना है, शेयर होल्डर्स को। तो 2 शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है ना, उनका नाम, जैसे ए ने अगर दिया, B ने दिया, C ने दिया, D ने दिया, रतन टाटा ने दिया, अंबानी ने दिया, तो जिन्होंने भी एक्स्ट्रा पैसा दिया उनका नाम से हमें ड्यू करना होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू शेयर होल्डर्स। तो एंट्री क्या होने वाली है, मुझे अभी क्वेश्चन लिखना पड़ा कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना, तो मुझे डेटा लिखना पड़ा है यहाँ पे टेबल। सो अमाउंट कितना था, 60,000 इनको याद करो एडवांस। एडवांस कौन ले रखा है, कंपनी बड़े लोग तो ज़्यादा इंटरेस्ट 12%। कितना महीना के लिए, ये पैसा हमने ले रखा है 31 मई से, पैसा आना चाहिए था 30 जून को, तो 1 महीना का इंटरेस्ट बनेगा, दैट इज 1/30, ठीक है ना। कैलकुलेट करके देख लो कितने रुपए आ रहे हैं, 600 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, एंड शेयर होल्डर को जब हम लोग पे कर देंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 2 एंट्री है जो सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट सीबीएसई, ठीक है ना। तो ये 2 एंट्री हमने
कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग आएंगे, ये हमारा अलॉटमेंट का काम हो गया। अब हम लोग आएंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल की डेट चेक कर लो। फर्स्ट कॉल की डेट क्या है? फर्स्ट कॉल की डेट हमारी है 31 जुलाई। राइट, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करो हमारे 30 ये हमारा फर्स्ट कॉल का डेट यहाँ पे देखो 31 जुलाई ड्यू डेट, ठीक है ना। तो 31 जुलाई को हम लोग ड्यू डेट पर पैसा मंगवाएंगे। सो व्हाट विल बी द एंट्री? याद करो सर, पैसा मंगवाएंगे कि पहले पैसा आएगा? याद करो पहले पैसा मंगवाना है, बिकॉज वी नो हु आर द शेयर होल्डर्स, किनसे पैसा मंगवाना है। पहले एंट्री ड्यू। एंट्री काफ़ी सारी हो जा रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मास्टर क्वेश्चन से ऐसा ही होगा। आपको इसमें से काफ़ी सारी एंट्रीज कम हो जाएगी जब आपका क्वेश्चन शॉर्टेज हो जाएगा। क्वेश्चन शॉर्ट होगा, एंट्रीज कम हो जाएगी, लेकिन इसमें आप सारा कुछ एक बार में से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, आप सिर्फ प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट में करते हो, यहाँ पे भी क्या हम लोग लिख सकते हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि प्रीमियम जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो फर्स्ट कॉल के साथ ले रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। सोचो एग्जाम्पल के लिए 3 रुपये, 2 रुपये कैपिटल, 1 रुपये एसबीआई। बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला था कि अलॉटमेंट के साथ है, मतलब साइलेंट रहेगा तो हम लोग यही मानते हैं। तो इसलिए अलॉटमेंट की एंट्री के साथ प्रीमियम की एंट्री की जाती है, ठीक है ना। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने? 1 लाख शेयर होल्डर्स है। सर एक बात हमें और परेशान करे, बताओ क्या? सर एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा पहले दिया नहीं था। एक और एक क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक शेयर होल्डर है जिन्होंने अप्लाई किया था 5 शेयर्स, वो तो पैसा दे ही नहीं पाएगा, तो आप ड्यू क्यों करें? बट ड्यू तो सबसे करना है ना, ड्यू तो करना होगा। पैसा मंगवाना था मुझे, वो देगा या नहीं देगा वो तो मुझे बाद में पता चलेगा। मैं जब मंगवा रहा हूँ तब थोड़ी मुझे पता है कि कौन मुझे पैसा देने वाला है, कौन नहीं देने वाला है। तो ड्यू तो मुझे पूरा ही करना है, ठीक है ना। इसमें मत आ जाना कि सर जो पैसा नहीं दे रहा है उसको ड्यू क्यों करे। ड्यू करोगे तब तो पता चलेगा कि, मतलब मंगवाओगे तभी पता चलेगा ना वो पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो 2 लाख क्लियर है, ये ड्यू की एंट्री थी। अब जो पेमेंट रिसीव वाली एंट्री होगी ये बहुत काम की है, ये आपको देखना है। 31 मई को हमने पैसा मंगवाया था, लेकिन पैसा रिसीव करने का डेट क्या है? कंपनी ने पैसा का ड्यू डेट रखा 31 अगस्त। यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री हो जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कॉल सी एरियर्स और एडवांस लिए वहाँ पे पेमेंट वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है या हम लोग कुछ एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे तो ना कुछ ऐसा है, मतलब फर्स्ट कॉल में पैसे आने कितने चाहिए थे? 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख। सर यहाँ पे ना हमें याद आ रहा है कि जो अलॉटमेंट में कुछ लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे ना, उन्होंने ऑलरेडी हमें यहाँ पे पैसा दे दिया। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि जो लोग यहाँ पे पैसा नहीं दे पा रहे थे, एरियर वाला, ये एरियर वाला जो पैसा नहीं दे पा रहे थे वो वहाँ पे पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कंपनी के लिए देखो यहाँ पे कॉल सी एरियर एसेट था, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर पैसा आ जाएगा तो ये एसेट कंपनी के कम हो जाएंगे। टू कॉल सी एरियर्स, क्योंकि ये कंपनी का एसेट थी, अब ये एसेट कंपनी के कम हो जाएंगे। क्या कितने से? 2000 शेयर होल्डर्स थे जो पैसा वहाँ नहीं दे पा रहे थे, तो कंपनी को यहाँ पे पैसा देंगे। इसका मतलब 1 लाख शेयर होल्डर्स जो हैं वो मुझे फर्स्ट कॉल में पैसा तो देंगे, ऑब्वियस सा बात है, चलो मान लेते हैं। प्लस ये जो 2000 शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था वो भी हमें पैसा देंगे, बिल्कुल। प्लस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40,000। कोई और भी पैसा दे रहेगा? याद करो सर, कोई और तो पैसा नहीं दे रहा है, नहीं, एक और लोग है जो पैसा दे रहा है। याद करो सर, कितना याद करोगे? क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन में सब कुछ डेटा ऐसा ही है। देखो एक शेयर होल्डर है, इसका नाम है पी, वो महाशय क्या कर रहे हैं? उन्होंने अप्लाई किया था 5000 शेयर के लिए। देखो ये टर्म अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे मैंने होल्डिंग या फिर अलॉटेड नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? अप्लाइड। मतलब उसने अप्लाई किया था 5000 शेयर के लिए, सर तो क्या हो गया? शेयर होल्डर वो अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स, पेड द फाइनल अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैटेगरी नहीं लिखवाई थी, यहाँ पे जैसे कैटेगरी है था मैंने वर्बली बोला था, लेकिन यहाँ पे लिख लो टू बिलोंग टू कैटेगरी बी, ठीक है ना। ये मैंने लिखवाया नहीं था, लेकिन मैंने ऑलरेडी वो बता दिया था कि वो कैटेगरी ए वाला है, ये कैटेगरी बी। तो यहाँ पे लिख लेना बी अ शेयर होल्डर who had applied for 5000 shares belonging to category B paid the final call amount along with the first call। तो फर्स्ट कॉल के साथ ही इन्होंने फाइनल कॉल का अमाउंट दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आने वाली है? 5000 शेयर इसको मिला नहीं है, 5000 शेयर इसने अप्लाई किए थे। अब देखो इन्होंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, मतलब ये कौन से कैटेगरी में है?
जहाँ पे 50% अलॉटमेंट हुआ था। हालांकि 50% हमने तो यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग निकाल पा रहे हैं, बट हम लोग इसका तरीका भी मैं बताऊँगा इसको कैसे करना है। तो अगर अप्लाइड शेयर्स हमें पता है तो हमें निकालने होंगे कि इनको शेयर्स अलॉट कितने हुए, ठीक है। तो अलॉटमेंट में निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बी तो इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। जितने शेयर्स इन्होंने अप्लाई किए इनको डिवाइड कर दो अप्लाइड शेयर्स से, ठीक है। अप्लाइड शेयर्स कितने थे इनके लेवल पे 40,000। और क्या निकालना है हमें, निकालना है अलॉटेड, तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई करें। चलिए आपने क्या किया हमें कुछ भी समझ नहीं आया, वो सिंपल सा तरीका है, यूनिट टू मेथड लगाओ। जिस लेवल पे वो है, मतलब 5,000 अप्लाइड शेयर्स है तो अप्लाइड शेयर से डिवाइड करो। जिस लेवल पे है मतलब अप्लाइड के लेवल पे अप्लाइड से आप डिवाइड करो। निकालना क्या आपको अलॉटेड, तो अलॉटेड से मल्टीप्लाई कर दो। सर अगर रिवर्स होता तो क्या हम वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप वो भी कर सकते हो। सर हमें अप्लाइड की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, उन्होंने कितना अप्लाई किया, कई बार वो भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जब आप लोग फॉरफीचर की एंट्रीज वगैरह करोगे तो कुछ पैसा उन्होंने दिया कुछ नहीं दिया वो सब जब निकालेंगे तो ये भी ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने एक्चुअल में अप्लाई कितना किया, ठीक है ना। सर तो ए में क्यों नहीं ज़रूरत पड़ा? ए में इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि ए में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हमने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड सेम थे, इसलिए हमने वहाँ पे अप्लाइड निकाला ही नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो हो सकता है मुझे निकालना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि तो इस फॉर्मूला क्या बन जाता है। तो अगर हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हुए तो मैंने क्या किया डिवाइड बाई टोटल शेयर्स अप्लाइड से डिवाइड किए, मतलब जो दिया हुआ उसे डिवाइड किया एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अगर हमें अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, हमें ये निकालना है कि अलॉटेड शेयर्स कितने थे। तो अप्लाइड अगर हमें पता है कि उन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए तो उन्हीं के कैटेगरी मतलब अप्लाइड टोटल अप्लाइड से डिवाइड करेंगे तो टोटल अलॉटेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कि इन्होंने 2500 शेयर्स के लिए इनको अलॉटमेंट निकाला, राइट। क्या कोई और तरीका भी है सर? बिल्कुल तरीका और भी है। अगर आप ऐसे निकालना चाहो कि परसेंटेज निकाल लो, ठीक है ना, कि 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100 तो 50% अलॉटमेंट हुआ है तो 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स कर सकते हैं, वो सब भी तरीका, लेकिन ये एकदम शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। एकदम यूनिटी मेथड में कई बार बाकी सारे लेक्चर्स में भी बताता हूँ, एकदम कोई भी ऐसा चीज़ है ना एकदम सिंपल सा, जिस लेवल पे है उसे डिवाइड करो, जिस पे ले जाना है उसे मल्टीप्लाई, मतलब अगर अप्लाइड है तो अप्लाइड से डिवाइड करो, निकालना क्या था अलॉटेड, अलॉटेड से मल्टीप्लाई करो। सर के रिवर्स भी अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। सोचो हमारे पास अगर क्वेश्चन में होता कि हमारे पास दिया हुआ है अलॉटेड शेयर्स, हमें निकालना है अप्लाइड, तो कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल वही तरीका मैं वापस से बताऊंगा। जिस लेवल पे है ये क्या दिया हुआ है अलॉटेड, तो अलॉटेड से डिवाइड करो, निकालना क्या है अप्लाइड, तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो, आपको निकल जाएंगे कि क्या आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एकदम बेसिक यूनिटरी मेथड, यही बहुत जगह पे काम आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया कि इन्होंने एक्चुअल में कितना शेयर्स के लिए इनको अप्लाई किया था 5,000, ये क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या लगेगा 5,000 शेयर से उनको अलॉट हुए थे, गलत। अप्लाई किया था 5,000 तो उनको अलॉट कितना हुआ था 2,500 शेयर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा, कंपनी को क्या हो रहा है फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में मिल जा रहा है, तो कंपनी की लायबिलिटी अगेन किस नाम से, कॉल से एडवांस। सर क्या ये पुराने वाले एडवांसेस है? नहीं, वो पुराने वाले एडवांसेस जब हमने लिए थे तो वो हमारी लायबिलिटी थी, जब हमने उसे रिलीज़ किया एडजस्ट किया तो वो लायबिलिटी कम हो गई थी, खत्म। कॉल इन एरियर ये हमारे लिए एसेट था, जब ये पैसा हमारे पास नहीं आया था, जब हमारे लिए ड्यू हुआ था, एसेट आने वाला था, तो वी कंसीडर्ड इट एज एन एसेट। एंड जब ये पैसा आ जा रहा है तो हम बोल रहे कि वो एसेट कम हो जा रहा है, एसेट खत्म, कॉल इन एडवांस खत्म हो गया था, यहाँ पे कॉल इन एरियर खत्म हो जाएगा। एडवांस कितना आया बताओ हमारे पास, नॉट 5,000, इट इज़ 2,500 इंटू 2। फाइनल कॉल में भी 2 रुपये थे, 500। तो एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे पैसे कितने आ रहे हैं, 1 लाख इंटू 2 जो कि फाइनल फर्स्ट कॉल के हैं, 14,000 जो कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू था वो मिल रहा है, प्लस 5,000 जो कि हमें एडवांस मिल रहा है। टोटल अमाउंट विच इज रिसीव्ड हियर इज 2,19,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री थी ये, 2,19,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने एंट्री किया फर्स्ट कॉल का रिसीव का। सर कुछ और भी एंट्री बाकी है इससे रिलेटेड? हाँ, क्या एंट्री बाकी है? ये कॉल इन एरियर यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन बताओ ये शेयर होल्डर ने जो लेट से पैसा दिया हमें, क्या इसे हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए?
बिल्कुल सर, ये तो बात एकदम पते की बात की है। इंटरेस्ट तो बिल्कुल लेना चाहिए। वो शेयर होल्डर अगर लेट से पैसा देगा, अगर हम उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो क्या सब लोग यही नहीं करेंगे? बिल्कुल। अगर सबको लगेगा कि सर लेट से पेमेंट देने से कुछ नहीं होता है तो वो लोग भी लेट देंगे। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन याद करो, शेयर होल्डर छोटा इंसान, मैंने बोला कॉमन पब्लिक अगर लेट से मैं पैसा दे रही तो विल चार्ज 10% ना कि 12%। तो कंपनी अगर एडवांस लेती है देन इट इज 12%। अगर कोई शेयर होल्डर लेट से पेमेंट देता है वी चार्ज देम 10% पर आने, ठीक है ना। अब बताओ ये पैसा इनको देना कब चाहिए था? मैं डेट नंबर्स वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मंथ्स। इनको ये पैसे देने चाहिए थे 30 जून को, क्योंकि अलॉटमेंट का लास्ट डेट था 30 जून। लेकिन इन्होंने ये पैसे दिए कब है? इन्होंने ये पैसे दिए 31 अगस्त को, 31 अगस्त को। तो जून 30 का डेट था, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने का इनको इंटरेस्ट देना होगा। वापस मैं बोलूँगा ड्यू करके फिर लेना। लेकिन क्या यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट करना है? नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट जो कंपनी को मिल रही है ये कंपनी के लिए इनकम है। तो पहले ड्यू करेंगे, क्या एंट्री होने वाली है? 31 अगस्त को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर को एसेट बनाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर जिनसे पैसा लेते हैं वो हमारे लिए एसेट है। तो इंटरेस्ट ऑन, वापस मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं 2 एंट्री इंटरेस्ट के दिखाऊंगा ये सीबीएसई के लिए सिर्फ एप्लीकेबल नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन गेम्स कितने रुपए हैं सर? यहाँ रुपए तो थे 14,000, राइट। तो 14,000 रुपये थे आई गेस, राइट। हाँ, इंटू 10% इंटू कितना महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है? 2 महीना, राइट। कब से कब तक मैं लिखना चाहता हूँ आप लोग लिख लो, इट इज़ जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि जून का लास्ट डेट था। तो जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट यहाँ पे लगने वाला है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है अगर वो 30 दिन वाला गैप जो मैंने और डिफिकल्ट बनाने के लिए दिया वो नहीं होगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करते हैं, 1406 आई थिंक इट इज 233, तो 233.33 समथिंग आ रहा है, ये होगा। एंड यहाँ पे जब पैसा मिलेगा तो व्हाट विल बी द एंट्री? सर क्या हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि साथ में पैसा है? प्लीज़ वो काम मत करना कि सर एडवांस वाला पैसा इंटरेस्ट को एडवांस में एडजस्ट कर देते हैं, इसको प्लीज़ वो काम मत करना और कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलरेडी इतना कुछ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया इस क्वेश्चन। इंटरेस्ट की एंट्री को प्लीज़ कोई एंट्री के साथ मर्ज मत करना, इसको सेपरेट रहने देना, पहले ड्यू कर देना फिर पेमेंट। ये हमारे लिए इनकम है इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। और जब मैं पॉलिसी नीडेड की एंट्री कर रहा था, देखो ये पॉलिसी ये एडवांस का एंट्री हमारे लिए खर्चा था तो मैंने इसको डेबिट किया। खर्चा लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे लिए इनकम है इसलिए पैसा आ रहा है। और शेयर होल्डर को मैंने यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बना के क्या बनाया? एसेट अकाउंट नहीं पा रहा, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर अकाउंट मतलब सारे शेयर होल्डर नहीं, जिनका नाम हमें पता है ऑब्वियसली, जिन्होंने लेट किया था उनका नाम, ठीक है ना। तो 233 ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम फाइनल कॉल। सर और भी बाकी है? बिल्कुल है, फाइनल कॉल बाकी है, सब कुछ कर लिया हमने। एक फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, बहुत ही सिंपल से। फाइनल कॉल का डेट याद कराओ कितना है? फाइनल कॉल का डेट हमारा 30/9 को। क्या होने वाला है यहाँ पे? 30/9 को। सर एक चीज़ हमें बताओ, एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी। सर आपने यहाँ पे क्या किया है कि शेयर होल्डर को यहाँ पे जो आपने डेबिट किया है उसको यहाँ पे क्रेडिट करके आपने खत्म कर दिया, कि जो एसेट था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। पॉलिसी नीडेड को भी आप जहाँ जहाँ पर डेबिट क्रेडिट कर रहे हो, देखो दिखा देता हूँ। पॉलिसी नीडेड को यहाँ पे हमने डेबिट किया था, वो यहाँ पे आके क्रेडिट हो गया, क्योंकि जो एसेट वहाँ पे था वो यहाँ पे आके खत्म हो गया, पैसा मिल गया। बात सिमिलरली जो यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एडवांस को लाइबिलिटी बनाया था एकदम सेकंड वाली एंट्री में, क्योंकि वो एक्सेस पैसा मेरे पास 60,000 आया हुआ था, वो क्रेडिट हुआ था, वो यहाँ पे आके डेबिट होकर खत्म हो गया, क्योंकि वो पैसा यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो सर सारी एंट्रीज हमें खत्म होती हुई दिख रही है सिवाय ऑब्वियसली बैंक के, ठीक है ना। जहाँ पे एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो जा रहा है, तो सारी एंट्री खत्म हो जा रही है। हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अल्टीमेटली बच रहा है वो है बैंक में पैसे आ रहे हैं, कैपिटल क्रिएट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होते जा रहा है, कैपिटल क्रेडिट होते जा रहे हैं, बाकी सारी एंट्री नलीफाई होती जा रही है। एक एंट्री को हम लोग नलीफाई होते नहीं देख पा रहे, वो है इंटरेस्ट। यहाँ पे भी आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट में खड़ा करके छोड़ दिया, वहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को आपने डेबिट में कर दिया। इनका क्या करोगे? देखो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है, इधर हम लोग के लिए खर्चा है और हमारे लिए इनकम है। ये डमी एंट्रीज नहीं है, बाकी जो एप्लीकेशन वगैरह की एंट्री है वो डमी एंट्रीज है। अभी के लिए लाइबिलिटी, जब पैसा आ जाएगा खत्म, पैसा दे देंगे खत्म। जब पैसा हम लोग मंगा रहे हैं तो इट इज़ एन एसेट, जब पैसा आ गया तो एसेट खत्म। ये सब डमी एंट्रीज है, जब नाम दिखाने के लिए किस चीज़ का पैसा आ रहा है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग करें, इट इज़ ईदर एन एक्सपेंस और एन इनकम। तो इसको हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, याद करो 31 मार्च को इसको हम लोग PL में ट्रांसफर करेंगे। बेसिकली कंपनी में क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको वहाँ पर ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। टेंशन मत लो, मैं वो भी एंट्री दिखा दूँ। 30 नौ को हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉल का पैसा मंगाएंगे। तो इट इज शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, आप सेकंड फाइनल कॉल पे दे सकते हो। सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना सर, 1 लाख इंटू 2 रुपये,
तो शेयर कैपिटल 2 लाख, ठीक है ना। अब इसके पैसे जो आएंगे वो देखिए। अच्छा 30/9 होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, आपने हर जगह 1 महीने का टाइम दिया। तो 31 अक्टूबर, ध्यान देना, डेट पे गलती मत करना। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ध्यान देना, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। टू शेयर फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में कितना? 1 लाख इंटू, मैंने जो तरीका आज फॉलो किया है सेम तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर में फॉलो किया था। मैंने बोला था कभी ऐसा मत करना कि पैसा कम आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल हमने कम लिख दिया, ऐसा मत करना, नहीं तो आपको एंट्रीज मिलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यही तरीका मैंने लास्ट क्लास में ही फॉलो किया था, एरियर्स और एडवांस वाला, वही तरीका मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। एंड बिल्कुल अगर आप जर्नल एंट्री पे अगर आपको एसेट लायबिलिटी पे क्लियर है, बहुत ईजीली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। होने के हवाला है यहाँ पे अपने पास क्या सारे पैसे आएंगे? नहीं सर, यहाँ तो नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि 2 लाख में से 5,000 रुपये हमारे पास पहले आ चुके हैं। सर वो 5,000 शेयर की बात कर रहे हो क्या? यस, वो 5,000 शेयर मतलब 5,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 2500 शेयर अलॉट हुए थे, उन्होंने 5,000 रुपये हमें पहले ही दे रखे हैं। तो क्या वो वापस से देंगे क्या? नो। एक्चुअल में जो पैसा हमारे पास आएगा दैट इज 1,25,000, एंड जो 5,000 रुपये है वो हमने ऑलरेडी क्या करा है, देखो कॉल्स एंड एडवांस नाम से लाइबिलिटी जमा कर, तो उस लाइबिलिटी को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट, तो वो 5,000 रुपये एडवांस भी यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो कंपनी के सारे कॉल्स एंड एरियर्स और एडवांस एडजस्ट हो गए। सर क्या हम इनको इंटरेस्ट दें क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। बताओ, इन्होंने ऑलरेडी आपको पैसा कब दे दिया था? इन्होंने आपको ये 5,000 रुपये दे दिए थे 31 अगस्त को, लेकिन ये पैसे देने कब थे इनको? ये पैसे देने थे 31 अक्टूबर को, ठीक है ना। 31 अगस्त को दे दिए तो आपको सितंबर एंड अक्टूबर 2 महीने का इनको इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट देना होगा तो अगेन इट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। एंट्री कितनी होगी याद करो? 5,000। एडवांस पे याद करो 10% या 12%, 12%, ठीक है ना। 12% यहाँ पे होने वाला है। और क्या इसमें ओके कितना महीने का इंटरेस्ट है? अगस्त, 31 अगस्त का, सितंबर अक्टूबर 2 महीने। तो 100 रुपये का यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी को यहाँ पे देना होगा। मैंने वापस से बोला इसको मर्ज मत करना कोई भी इंटरेस्ट के साथ, इसको सेपरेट पेमेंट निकालना है। सो यहाँ पे एंट्री क्या होने वाली है? उनको पेमेंट करना है ऐसा कंपनी। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। फाइनली यहाँ पे जाके हमारी एंट्री, तो काफ़ी सारी एंट्रीज हो गई। नॉर्मली हमें लगता था कि दो एंट्री होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से हमारा 8 एंट्रीज तो नॉर्मली होता ही है, प्लस 6 एंट्री एक्स्ट्रा होकर 14 एंट्रीज हमने काफ़ी की है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब 2 एंट्री और कर लेते हैं। क्या एंट्री 2 करनी है? ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा एंट्रीज अगर क्वेश्चन में दी हुई है मार्क्स करना तो इसको अवॉइड कर सकते हो आप लोग। नहीं तो अगर सारा एंट्रीज अगर पूछा गया 100% एंट्री तो आपको 31 मार्च को इसको PL में ट्रांसफर भी करना है। तो 31 मार्च जो भी नेक्स्ट ईयर आएगा 31, अगर 23 का क्वेश्चन था तो 31 मार्च 24 हो जाएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस है वो हमारे लिए खर्चा है, तो PL अकाउंट ही लिखेंगे। बेसिकली हम लोग कंपनी बना रहे हैं, तो इट इज स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एडवांस हमारे लिए खर्चा था इसलिए हम लोग बार बार उसे डेबिट कर रहे थे। देखो ठीक है ना, कितना हो गया? पहले कितना था? 600 रुपये, तो पहले का 600 और अब का 100 रुपये, तो टोटल हमारा जो खर्चा जो PL में जाएगा दैट इज 700। एक और हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, ये हमारी इनकम है। तो इसमें क्या होने वाला है? स्टेटमेंट ऑफ PL को हम यहाँ पे क्रेडिट करने वाले हैं। यहाँ पे कितने रुपये से? 233, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड एडवांस ट्रांसफर टू PL। तो इस तरीके से एंट्रीज को कंप्लीट करना है। एक मास्टर क्वेश्चन आपके सामने है। ऑब्वियसली टाइम लग रहा है अपने को क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन समझने में, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको और कोई भी क्वेश्चन फॉर फ्यूचर के अलावा, अब जो हमने 2 लेक्चर किया, फॉर फ्यूचर के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।